नमस्कार जी। 8:55 हो चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं आज दिन भर की बड़ी और तमाम इंपॉर्टेंट खबरों का बुलेटिन लेकर आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम आज का बुलेटिन शुरू कर सकें। कुछ साथी जुड़ गए हैं लेकिन उनके नाम मैं देख नहीं पा रहा हूं। अभिषेक लेखी सबसे पहले उनका नाम मैं देख पाया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक लेखी आपका। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पवन कुमार जी आपका भी स्वागत है। जगदीश ठाकुर जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। टोनी प्रजापति जी आपका भी स्वागत है। रेखा जोशी जी नमस्कार, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। राणा जी, पवन कुमार जी, जालम सिंह जी, मोहिंद्र शर्मा जी, चमन राजपूत जी, रविराज कौंडल जी नमस्कार आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और बस आधा मिनट दीजिए, उसके बाद शुरू कर देंगे क्योंकि कुछ लोग जो देरी से जुड़ते हैं फिर उनको बार बार रिपीट करके बताना पड़ता है। ऐसे में फिर प्रॉब्लम आपको भी होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़े से लोग और जुड़ जाएं तो फिर हम एक साथ करके चलेंगे। ज्योति प्रकाश जी, नीरज शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राणा जी भी जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गोलू अनिकेत शर्मा जी जुड़ गए हैं। आज की मुख्य खबरों में हम आपको ये बताएंगे कि हार का कारण लेकर आज जयराम जब मोदी से मिले तो उसके बाद क्या हुआ। जयराम हार की रिपोर्ट लेकर दिल्ली गए हैं। ये यूं कह लीजिए कि उनको तलब किया गया था। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी है और नड्डा से भी मुलाकात होनी है। खैर नड्डा तो उनके अपने ही हैं, तो उनसे चंबर जी मुलाकात हो जाए उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन मुलाकातों का सबब क्या है ये हम चर्चा करेंगे आज। आपको ये भी बताएंगे कि सुक्खू ने किस तरह से एक के बाद एक 43 दफ्तरों पर ताला लगवा दिया है। खुद वो क्वारंटाइन में है, खुद पृथकावास में है, एकांतवास में है, लेकिन काम लगातार हो रहा है। काम लगातार हो रहा है और काम इस तरह से हो रहा है कि बीजेपी बौखला गई है। हार से वो पहले ही बौखलाई थी और अब सुक्खू ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं कि वो फिर से बौखला गई है। उधर एनपीएस कर्मियों का डाटा भी राज्य सरकार ने जल्दी से जल्दी भेजने के लिए जिलों को निर्देश दिए हैं। तमाम विभागों को और तमाम जिलों को निर्देश दिया गया है कि एनपीएस कर्मियों का डाटा जल्दी से जल्दी भेजा जाए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम बाबा रामदेव को लगे झटके की और कोविड की। बाबा रामदेव को आज एक बड़ा झटका लगा। नेपाल में उनकी फार्मेसी की दवाइयां बैन हो गई हैं। यही नहीं, 16 और भारतीय कंपनियों की दवाइयां भी नेपाल ने बंद कर दी हैं और इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी भी इसमें शामिल है। पीटीआई समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नेपाल के ड्रग नियामक आयोग ने कहा है कि ये कंपनियां विश्व स्वास्थ्य संगठन के उत्पादन के जो स्टैंडर्ड हैं उनका पालन करने में विफल रही हैं, लिहाजा इनसे दवाइयां लेकर नेपाल में कम से कम सप्लाई न की जाए। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी करके नेपाल के तमाम लोकल एजेंट्स जो कि दवाइयां सप्लाई करते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से ये सप्लाई रोकने को और इन दवाइयों को सरकार के पास जमा कराने को कहा है। इन दवाइयों का नेपाल में आयात और वितरण तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इस सूची में बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी भी है। इसके अलावा सूची में रेडिएंट पेरेंटल लिमिटेड, मर्करी लैबोरेटरीज, अलायंस बायोटेक, कैप्टा बायोटेक, एग्लोमेड लिमिटेड, जी लैबोरेटरीज, डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स, जीएल फार्मा, यूनिजूल्स लाइफ साइंस, कंसेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, आनंद लाइफ साइंसेज, आईपीसीए लैबोरेटरीज, कैडिला हेल्थ केयर, डायल फार्मास्यूटिकल्स और मैकुर लैबोरेटरीज की जो नाम की जो कंपनी है वो भी शामिल है। तो एक बड़ा झटका नेपाल में। हिमाचल प्रदेश में लगातार बद्दी में बनने वाली दवाइयां गुणवत्ता के मामले में फेल हो रही हैं, उनके सैंपल फेल हो रहे हैं। लेकिन बड़ा फैसला नेपाल से आया है जहां बाबा रामदेव समेत 16 कंपनियों की दवाइयां बैन कर दी गई हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको याद दिला दें, आपको पता ही होगा कि बाबा रामदेव की फार्मेसी के जो हेड हैं आचार्य बालकृष्ण वो मूलतः नेपाल के ही हैं। लेकिन झटका, गुणवत्ता के साथ नेपाल जैसा राष्ट्र कोई समझौता नहीं कर रहा है। हम कब हिमाचल प्रदेश में फेल होने वाले सैंपल्स को लेकर कोई सख्त रवैया अपनाएंगे, ये बड़ा इस वक्त का सवाल है। सवाल ये भी है कि अब एक बार फिर से केंद्र ने कोविड को लेकर चिंता जताई है। दुनिया में जिस तरह से कोविड फिर से बढ़ रहा है, केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा है। हालांकि
भारत में एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका खतरा कम है, लेकिन जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में जिस तेजी से कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसके चलते एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन में हालात इस समय खराब है। माना जा रहा है कि जो लहर चीन में आने वाली है, जिस लहर के मुहाने पर चीन खड़ा है, वहां एक साल के भीतर 10 लाख मौतें हो सकती हैं। ये एक्सपर्ट्स ने कहा है। केंद्र ने कहा है कि जहां भी आपको शक हो वहां जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेजे जाएं ताकि नए वेरिएंट्स का पता लगाया जा सके। ये केंद्र ने जो है राज्यों को जो है और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त आदेश दिया है कि सभी पॉजिटिव केसेस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं, सभी के, क्योंकि अब बहुत कम लोग आ रहे हैं पॉजिटिव। तो ये कोविड को लेकर जो है एक कोहराम मचा हुआ है। हालांकि अमेरिका समेत 10 देश ऐसे हैं इस समय जहां बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, वहां मौतों का भी आंकड़ा तेजी से बढ़ा। अमेरिका में सोमवार को 19,893 नए केस सामने आए हैं और 117 लोगों की मौत हुई है। और सबसे ज्यादा 55,000 केस जर्मनी में आए हैं, वहां 161 लोगों की जान गई है। जापान में 77,297 केस आए हैं और 180 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्राजील में 29,569 केस आए हैं, 140 मौतें हुई हैं। दक्षिण कोरिया में 26,622 केस आए हैं और 39 मौतें आई हैं। फ्रांस में 8213 केस आए हैं और 178 मौतें शामिल हुई हैं। लेकिन चीन की हालत इन सबसे बदतर है। वहां पे लाशों को अंतिम संस्कार के लिए 24 से 30 घंटे का वेट करना पड़ रहा है। 2-2 हजार की वेटिंग वहां के शमशान घाटों पर है। ये स्थितियां हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि दुनिया में जहां ये केस बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में इस तरह की चिंता कोई आने वाले दिनों में नहीं आएगी, क्योंकि यहां कोविड वैक्सीनेशन का काम सबसे अधिक तेजी से हुआ है और अब तक जो है 220 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन का पार कर जा चुका है। तो ये भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक देश में सिर्फ 3,490 एक्टिव केस थे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज एक केस आया है कुल्लू में और सिर्फ 16 एक्टिव केस हैं, जिनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आप गिन सकते हैं। हालांकि उनको दिल्ली में गिना जा रहा है, लेकिन वो भी अभी क्वारंटाइन है। तो हिमाचल प्रदेश की स्थितियां लगभग ऐसी हैं कि सिर्फ और सिर्फ 16 केसेस यहां पे हैं, लेकिन अलर्ट के ऊपर रखा गया है सभी राज्यों को केंद्र के द्वारा। तो जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 6 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोविड का एक भी केस नहीं है। इनमें हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, ऊना, 5 जिले। कुल्लू में आज एक केस आ गया, कुल्लू कल तक था उसमें, आज कुल्लू में केस आ गया। सबसे ज्यादा केस जो है अभी एक्टिव केसेस जो है वो इस समय कांगड़ा में है 4 और 3 बिलासपुर में है। मंडी में भी एक केस है, 2 केस जो है शिमला और सिरमौर में भी है। कुल मिलाकर सिर्फ 17 केस यहाँ पे एक्टिव हैं इस समय, और आज एक नया केस आया है। इस लिहाज से देखा जाए तो स्थितियां न सिर्फ हिमाचल की बल्कि देश की भी अच्छी हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के राउंड्स पूरे यहाँ पे 3 हो चुके हैं एक तरह से, और 220 करोड़ का जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का वो हो चुका है। तो अब दूसरी खबरों की चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार, भले कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है कि, लेकिन लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसे फैसले ले रही है जो विरोधियों में चिंता पैदा कर रहे हैं। और इन्हीं फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में खोले गए बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर डिनोटिफाई कर दिए हैं और इन पर ताला जड़ दिया गया है। इन दफ्तरों में 3 सर्कल ऑफिस, 2 ऑफिस, 12 डिवीजन ऑफिस और 17 सब डिवीजन लेवल के दफ्तर शामिल हैं। ये फैसला जो है मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किया गया है और इन दफ्तरों को बंद करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पूर्व सरकार ने बजट और स्टाफ का प्रावधान किए बगैर ही इनको खोल दिया गया था। इसमें जो है आखिर के 9 महीने में मंडी के नेरचौक, शिलाई, सगड़ा, सुजानपुर, थुनाग, देवी मारू मंडल, भावानगर, तीसा, भोरंज और हरोली में न्यू इलेक्ट्रॉनिक सब डिवीजन जो खोला गया था, ये डिवीजन लेवल के अफसर जो है दफ्तर बंद कर दिए गए। सब डिवीजन लेवल के जो बिजली के दफ्तर हैं वो कफोटा, पौंटा के संतोषगढ़, राजगढ़ के चंदोल, रोहड़ू के क्वार, सोलन के चायल, सिरमौर के संगड़ा, हरिपुर धार, शिमला के शोघी, जंगलबारी, हमीरपुर में थुनाग, बागचनलोग, धीरा, नकरोड़, निरथ, लदरौर, घुमारवीं, ये सारे जो हैं ये बंद कर दिए गए हैं। लेकिन दिलचस्प ढंग से जहां बीजेपी इस फैसले को तुगलकी फरमान बता रही है, बीजेपी के प्रवक्ता रणधीर शर्मा और श्री नैना देवी जी के जो विधायक भी हैं, उन्होंने
बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है इसको। वहीं बिजली बोर्ड के कर्मचारी यूनियनों ने इसका स्वागत किया है। यह दिलचस्प बात है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा और महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि सरकार के इस फैसले का वे स्वागत करते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले बिजली बोर्ड के ये दफ्तर राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से खोले गए थे और इन दफ्तरों को डी नोटिफाई करने पर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने सरकार का बाकायदा लिखित में आभार जताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड पहले ही वित्तीय संकट से गुजर रहा है, ऐसे में सिर्फ पॉलिटिकल आधार पर दफ्तर खोल देने से उस पर और ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ता और तनख्वाह देने के लाले तो पहले ही पड़ गए हैं, ऊपर से अभी 300 यूनिट फ्री भी आनी है। ऐसे में बोर्ड के लोगों ने इसको जो है एक अच्छा फैसला जारी किया है, बताया है। उधर आज सुखविंदर सुक्खू ने महेंद्र सिंह को भी जो है एक झटका दिया। पूर्व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह को उन्होंने एक झटका दिया है और उनके इलाके में खोला गया डिप्टी डायरेक्टर का हॉर्टिकल्चर का जो दफ्तर था उसको भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, उसको बंद कर दिया गया उस दफ्तर को, और इसके पीछे भी यही कहा गया है कि दफ्तर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मंशा के साथ खोला गया था और इसको लेकर जो है कोई भी बजट या दूसरे प्रावधान नहीं किए गए थे। ये दफ्तर जो है सिद्धपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से खोला गया था बागवानी का, और इसके बाद मंडी में 2 डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस हो गए थे एक तरह से एक जिले में, तो इसको भी बंद कर दिया गया है। और 26 अगस्त की कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली थी और सिद्धपुर में डिप्टी डायरेक्टर सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर एक्सीलेंस खोला गया था। 27 अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी और अब इसे डी नोटिफाई करने की अधिसूचना जारी की गई है। और सिद्धपुर में यह सेंटर खोलने के बाद मंडी इकलौता ऐसा जिला बन गया था जहां बागवानी के 2 डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस हो गए थे, 2। तो जाहिर है कि अगर ऐसी स्थितियां थी तो फिर जो है ये मामला सरकार ने एक तरह से अगर इस पर फैसला लिया है तो इसमें इफ्स एंड बट्स की कोई ज्यादा जरूरत नहीं रहती। जैसे बिजली विभाग वालों ने कह दिया कि हम स्वागत करते हैं। यही नहीं, इन दफ्तरों के चलते कुछ अधिकारियों की प्रमोशन हुई थी, उसको भी अब कैंसिल करने पर विचार किया जा रहा है। कैंसिल नहीं की है, डिमोट नहीं किया गया अधिकारियों को, लेकिन इसके ऊपर जो है विचार किया जा रहा है। हालांकि ये फैसला इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि कर्मचारी कोर्ट का रुख ले सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से संकेत मिले हैं और मुख्य सचिव आर डी धीमान ने कहा है कि जिन विभागों में पद खाली होंगे वहां पर इन कर्मचारी अधिकारियों को जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी भन्ना उठी है, भन्नाना बनता भी है क्योंकि उन्होंने खोले थे। आमतौर पर होता क्या है, देखिए एक बड़ा फैसला तभी हो गया था ये 13 तारीख को ही। आमतौर पर होता क्या है कि पिछले 6 महीने के जो कैबिनेट के डिसीजंस हैं उनको रिव्यू किया जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम पूरे फाइनेंशियल ईयर के यानी मार्च 31 के बाद 1 अप्रैल के बाद से जो भी बड़ी घोषणाएं या दफ्तर खोले गए हैं उनकी हम जो है विवेचना करेंगे और उस गुण दोष के आधार पर विवेचना करने के बाद जहां जरूरत होगी, जहां सही फैसला होगा उसको लागू रखा जाएगा और बाकियों को बंद किया जाएगा। ये जो दफ्तर बंद हो रहे हैं, डी नोटिफाई हो रहे हैं, ये उसी की प्रक्रिया है। ये अब सारे के सारे फिर से कैबिनेट में जाएंगे और उसके बाद जहां जरूरत होगी या जहां तर्क संगत होगा वहां खोलेंगे। ऐसा नहीं कि डी नोटिफाई हो गया तो फिर नहीं खोलेगा, खोलेगा वहां पे भी। लेकिन बीजेपी ने इस पर जो है नाराजगी जताई है और बीजेपी के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में एक प्रेस वार्ता में कहा है कि बागवानी और जल शक्ति विभाग के संस्थानों को बंद करने का और बिजली विभाग के संस्थानों को बंद करने का जो फैसला है वो जन विरोधी निर्णय है। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती तो भाजपा सड़क से सदन तक विरोध करेगी। अब सड़क पे तो भाजपा को आपने ही ला दिया है चुनाव के बाद, सदन में उसके 25 लोग हैं तो वो विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस समय का बड़ा इशू सीमेंट प्लांट जो बंद हुए हैं धाड़ला और अंबुजा और एसीसी वाले जिनको हम कहते थे, अब तो अडानी के पास है दोनों, उनके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो ये जो है इस तरह से सियासत गरमाई हुई है और जो दफ्तर बंद हुआ उसको लेकर भी। लेकिन इसी बीच में जो एक बड़ा वादा कांग्रेस ने किया था ओपीएस वाला, उसकी ओर को एक और कदम बढ़ा दिया है। तमाम जिलों को रिमाइंडर, तमाम विभागों को रिमाइंडर भेजा गया है कि एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उनका डाटा तुरंत से
तुरंत जो है उपलब्ध करवाया जाए, जल्दी से जल्दी उसको भेजा जाए। तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि इसकी घोषणा आ जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्वारंटाइन है। ऐसे पहले ये तय था लगभग कि ये जो फैसला है इसकी घोषणा जो है ओपीएस लागू करने की, ये 22 तारीख को सेशन में की जाएगी, विधानसभा में की जाएगी, जो 22, 23, 24 को सेशन होना था उसमें की जाएगी। लेकिन अब क्योंकि कार्यक्रम रद्द हो गए हैं, अभी सेशन का आइडिया नहीं कब होगा। हालांकि प्रोटेम स्पीकर की ओथ हो चुकी है, लेकिन अभी आइडिया नहीं है कि ये अब इसी साल हो जाता है या नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि अब टूरिज्म सीजन भी है। अगर 24-25 के बाद ही मुख्यमंत्री एक तरह से स्वस्थ होके उपलब्ध रहेंगे तो ये देखना होगा कि क्या फिर 26, 27, 28 को ये बुकिंग करवा जो है ये सेशन करवाने की जो है फैसला लिया जाता है, नहीं लिया जाता, क्योंकि धर्मशाला और शिमला दोनों ही जगह टूरिस्ट का रश हो जाता है इस दौरान। तो पर्यटन को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि धर्मशाला में अगर विधानसभा जाएगी तो तमाम होटल जो है सरकारी अमले के लिए बुक किए जाते हैं, तो उससे टूरिस्ट को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों को देखना होगा अभी कि अभी फैसला नया क्या लिया जाता है। ये 25, 26, 27 को हो जाता है या फिर पहले के बाद जाता है, लेकिन फैसला जो है अभी लिया नहीं गया है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। यह कोई शिष्टाचार की मुलाकात नहीं थी, बाकायदा उनको तलब किया गया था। जयराम को तलब किया गया था हाईकमान के द्वारा कि आप जरा हार की रिपोर्ट लेके आए, क्योंकि तमाम जो मंथन पहले जयराम सरकार ने किए थे उसकी रिपोर्टें यही जा रही थी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम रिवाज बदल रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि रिवाज नहीं, राज बदल गया। और क्यों बदल गया अभी हाईकमान पूछ रही है। हाईकमान का मतलब यहां सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के हाईकमान तो हैं, लेकिन वो भी यहां चुनाव में उतने ही इन्वॉल्व थे जितने जयराम ठाकुर। तमाम टिकट जगत प्रकाश नड्डा और जयराम ठाकुर की ही टीम के द्वारा तय किए गए। ऐसी स्थिति में क्यों हारे, ये अब जो टॉप के दो लोग हैं मोदी और शाह ये जानना चाहते हैं। जाहिर है कि बाकी संगठन के लोग भी जानना चाहते होंगे, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा क्योंकि संगठन के मुखिया हैं तो कोई क्या बताए। फिलहाल ये माना जा रहा है कि ओपीएस को, ओम प्रकाश शर्मा को जो कोड दिया गया था, उनको हार का कारण गिनाया गया है। लेकिन जनाब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाईकमान खासतौर से मोदी और शाह इतने भी मासूम नहीं है कि आप कह दें कि हम ओपीएस की वजह से हारे। और वो भी इसलिए क्योंकि जब आपने इस तरह से कुछ डाटा दिए थे कि 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास ओपीएस वाले हैं और 14 लाख हमारे लाभार्थी हैं, ऐसी स्थिति में जब 13 लाख का फर्क था तो आप महज 37,974 वोटों के फर्क से सत्ता क्यों गंवा बैठे, ये सवाल अब पूछा जा रहा है। कई रिपोर्टें होंगी, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बड़ा मामला यह है कि किसने क्या किया ये सब जानते हैं। 11 विधायकों की टिकटें काटी थी, जीते कितने? 8 जो है आपके 11 में से 9 मंत्री बाहर हो गए। एक अपनी टिकट बेटे को दिलवा गया, उसका बेटा हार गया, और 2 को आपने शिफ्ट किया, वो भी हार गए, और बाकियों में से जो है गिन के 2 मंत्री जीत के आए, गिन के 2 मंत्री जीत के आए हैं और 9 बाहर हो गए हैं। जाहिर है कि ये किसी गुट के मंत्री नहीं थे, ये जयराम के ही मंत्री थे। अब ये क्यों हारे, इसके लिए वजह जयराम गिनवाएंगे। क्या वजहों में किसी दूसरे के ऊपर कहा जाएगा कि उसने भीतरघात कर दिया, लेकिन फिर सवाल जनाब ये भी आएगा कि आपने जिनकी टिकटें काटी थी वहां क्या हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 11 एमएलए की टिकटें बीजेपी ने काटी थी। चंबा में काटी 2 की, भरमौर में जीत हासिल हुई, चंबा में जो ड्रामा हुआ वो उल्टा पड़ गया। वैसे चंबा में हर्ष महाजन को भी लाए थे, भाई एयर ड्रॉप हुए थे चंबा में जाके, बड़े दमगजे भरे गए थे। हर्ष महाजन पूरी बीजेपी में हर्ष फैला देंगे। हर्ष महाजन को जरूर हर्ष हुआ होगा नतीजों से, क्योंकि उनकी चिर प्रतिद्वंदी आशा कुमारी चुनाव हार गई और अच्छे मार्जिन से हारी। लेकिन हर्ष महाजन की अपनी सीट जो कभी हुआ करती थी चंबा, जो माना जा रहा था कि उसके आने के बाद वो जीतेंगे ही, वो हार गई। और हारी क्यों? क्योंकि वहां टिकट को लेकर ड्रामेबाजी हुई। सिटिंग एमएलए का टिकट काट के किसी और को दिया गया और 24 घंटे के भीतर उसका टिकट बदल के फिर से पहले वाले सिटिंग एमएलए की
पत्नी को दे दिया गया। जाहिर है जिसको बाद में टिकट दिया गया वो इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई और उन्होंने लुटिया डुबो दी। लेकिन चंबा में ही लुटिया नहीं डूबी, बाकी जगह भी डूबी। नूरपुर में आपने टिकट बदला, नूरपुर आप जीत गए, लेकिन टिकट बदल के राकेश पठानिया को फतेहपुर भेजा, वहां पे बगावत हुई और वो सबने देखी और वहां की सीट राकेश पठानिया हार गए। पिछले चुनाव में भी बगावत के कारण हारे थे, उपचुनाव में भी बगावत के कारण हारे थे। इस बार भी बगावत चर्चा का विषय रही पूरे विश्व में, देश में नहीं। वो जो फोन था ना नरेंद्र मोदी का कृपाल परमार को, उसका वीडियो इंटरनेशनल मीडिया तक में चला कि मोदी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस स्थिति में आ गए हैं कि वो कैंडिडेट्स को खुद बैठ जाने के लिए फोन कर रहे हैं। जब ये वीडियो आया था तब हमने आपसे दो बातें करी थी। एक तो ये कहा था कि मोदी का हिमाचल की बीजेपी के प्रति ये गहरा लगाव देखिए। जिस आदमी ने यहाँ बीजेपी की तमाम जड़ें सींची हों, बीजेपी को एक बड़े वृक्ष के रूप में, फलदार वृक्ष के रूप में पोषित किया हो, जाहिर है उसको ये चिंता होगी ही कि कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी था कि बगावत इतने चरम पे है कि कोई जगत प्रकाश नड्डा को भी नहीं मान रहा और नरेंद्र मोदी को इंटरवीन करना पड़ रहा है। हमने तब भी कहा था कि दोनों में से जो मतलब आपको सूट करता है आप उसको रखिए। हम अभी भी कह रहे हैं कि जो मतलब आपको सूट करता है आप उसको रखिए, लेकिन दो ही मतलब थे, तीसरा नहीं था। इसके बाद बाकी चीजों पे आ जाइए जी आप। ज्वाली में अर्जुन सिंह की टिकट काटी, संजय गुलेरिया हार गए। ज्वाला जी में आपने रमेश धौला की टिकट काटी, रविंद्र रवि को स्वैप किया देहरा से, ज्वाला जी हार गए आप, देहरा भी हारे। शिमला सदर में आपने मंत्री जी को भेज दिया कसुमटी, ना वहां कुसुम खिले ना शिमला में चाय बनी, आप दोनों सीटें हार गए। भोरंज में सिटिंग एमएलए की टिकट काटी आपने, को बड़ा मुद्दा उनके खिलाफ नहीं था। भीतर भीतर किसी के भी खिलाफ कई मुद्दे होते हैं, लेकिन कमलेश के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हुआ क्या, बरसों से जिस सीट को बीजेपी जीत रही थी उसे 60 वोट से इस बार बीजेपी हार गई। धर्मपुर में सरकार के नंबर 2 के मंत्री, जिनको पूरे हिमाचल प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार करना था, आपने उनकी टिकट काटी, उनके बेटे को दे दी। वो बेटे के चुनाव में इतना मशगूल हो गए कि पूरी मंडी के बाकी 9 लोग जीत गए, लेकिन मंत्री जी का बेटा हार गया। जयराम के बाद सबसे सशक्त मंत्री, जल शक्ति मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के ब्लू आइड बॉय, अंग्रेजी में कहते ब्लू आइड बॉय, वो थे खासम खास। किसी की टिकट कटी तो वो बेचारा कहता रहा कि ये तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन यहां इस तरह से भी नहीं कहा गया कि टिकट कटी, कि यहां बेटे को टिकट ले आया, लेकिन बेटा हार गया जी। धर्मशाला में सिटिंग विधायक विशाल नहरिया की टिकट कटी और सीट भी कट गई, वहां सुधीर शर्मा जीत गए जी। इसी तरह से मैंने आपको शिफ्टेड बताया कि दोनों मंत्री हार गए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जहां जहां बागी खड़े रहे 21 सीटों पर, उनमें से ऐसी सीटें थी जो आराम से थोड़ी सी बातचीत की जाती। कांग्रेस ने भी तो करी, 10 जगह थी, ले दे के 1-2 जगह पे वो हारे कांग्रेस वाले। पछात की सीट सीधे सीधे रूप में देखें तो पछात की सीट कांग्रेस बगावत के कारण हारी है, लेकिन बाकी जगह पे उसने मैनेज कर लिया। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो कांग्रेस के ही विधायकों को उठा के ले गई, मैनेज करके ले गई, वो अपने बागियों को मैनेज नहीं कर पाई। अब इसमें किसका कसूर है ये तो बताना ही होगा। ये हाईकमान जानती है, वो सिर्फ मुंह से सुनना चाह रही है कि ठीकरा किसके सिर फोड़ा जा रहा है, लेकिन जनाब ठीकरा फूटेगा, ये भी बताएंगे किसके सिर फूटेगा। लेकिन देखिए कुल्लू की सीट महेश्वर सिंह को टिकट दी, बाद में कहा कि बेटे को बिठाओ वरना टिकट नहीं देंगे। बेटा बैठा नहीं, महेश्वर सिंह की टिकट भी काट दी और वो टिकट सीट आप हार गई, क्योंकि वहां राम सिंह ने बगावत कर दी थी। राम सिंह आपकी अपनी टीम के आदमी थे, आपके महासचिव रहे, आपके उपाध्यक्ष थे, आपके चेयरमैन थे, बागी हुए तो आप उनको मना नहीं पाए और सीट गंवानी पड़ी। ज्वाला जी में एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा हो गया जो पार्टी का ही कार्यकर्ता था, आरोप लगे कि उसको शय है, लेकिन उसने जितने वोट लिए उतने ही वोटों से पार्टी का अधिकारिक कैंडिडेट हार गया। इसके अलावा बरसर में राकेश बबली के दुखद निधन के बाद शून्य पैदा हुआ, तो फिर से टिकट की सुई बलदेव शर्मा के परिवार की ओर की गई, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में हवा दे दी कि राकेश पब्लिक के परिवार से टिकट दी जाए। पहले उनकी पत्नी तक बात आई, उसके बाद उनके भाई को टिकट का दावेदार बताया गया, जबकि पहले वो कहीं दावेदार नहीं थे।
सिर्फ बबली ही दावेदार थे। और उसके बाद जब बगावत हुई तो उस बगावत में सीट बह गई। अब इस बगावत को किसने हवा दी, यह भी तो बताना पड़ेगा। कोई दूसरा गुट तो था नहीं, अपने ही लोग थे बीजेपी के, तो कौन कहे। ठियोग में कहा तो यह गया कि इंदु वर्मा कांग्रेस की रेबल हैं, लेकिन जनाब कांग्रेस में तो गिन के उनको 31 दिन हुए थे। उनके पति या तो इंडिपेंडेंट लड़ते थे या बीजेपी के टिकट पर लड़ते थे, और एमएलए दोनों बार रहे। वो इंडिपेंडेंट भी रहे और बीजेपी के टिकट पर लड़के भी। वो भी बीजेपी के टिकट चाहती थी, टिकट नहीं मिलने उनको टिकट के लिए इनकार हुआ तो उनको लगा कांग्रेस में जाती हैं। कांग्रेस में भी नहीं मिली तो वो रेबल खड़ी हो गई। अब इसका नुकसान तमाम रिपोर्टें जो पहले थी चुनाव पूर्व की, नतीजों पूर्व की, मैं को यही बता रही थी कि इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। हम जीत रहे हैं, लेकिन नुकसान किसको हुआ यह अब कहने की जरूरत नहीं है। मनाली की सीट इसी तरह अपना ही एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ और मंत्री जी धम इसी तरह देख लीजिए आप। और हालत तो इतनी पतली हो गई कि जिस कांगड़ा जिला में पिछली बार आपके 11 लोग जीते थे, इस बार 4 जीते, उनमें से भी एक उधार का है। रणवीर निक्का नया फेस थे, जीते रूरपुर से। विक्रम ठाकुर अंततोगत्वा उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। जिस मंत्री के बारे में कहा जा रहा था कि सबसे पहले वो हारेगा, सबसे पहले वही जीता, बाकी हार गए। जिस मंत्री को कहा जा रहा था कि वो सबसे सेफ है, वो सीट हार गए। कारण क्या रहे ये देखना होगा। इन्हीं कारणों को हाईकमान जानना चाहता है। पूरे देश में बीजेपी का डंका बज रहा है, लेकिन जहां सरकार थी वहां भट्ठा क्यों बैठ गया, ये जवाब मांगा जा रहा है। और जाहिर है कि इसके बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जयराम ठाकुर ने भी आज एक बयान में कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का फैसला केंद्र पे छोड़ा गया है। मतलब जरूरी नहीं है कि जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हो। कांग्रेस ने इस तरह लंबे समय से किया है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाती थी। बीजेपी में भी कुछ वर्षों से इस तरह देखा जा रहा है। अब क्या यहां जयराम ठाकुर के अलावा कोई नेता प्रतिपक्ष होगा दूसरा, और होगा तो कौन होगा, इसको लेकर मारामारी है। उधर अध्यक्ष जी का जाना भी तय है। अब आप ये कह लीजिए कि उनको हटाया जाएगा, ये कह लीजिए कि उनका समय समाप्त हो गया है। लेकिन जनाब समय तो वास्तव में यहां बीजेपी का फिलहाल समाप्त हो गया था। और वो क्यों हुआ, तमाम जोर के बावजूद, तमाम सारी चीजें देने के बावजूद हाटी का क्या लाभ हुआ, यह भी पूछा जाएगा। तब गिनवाया गया था केंद्र को कि 3 लाख लोगों से जुड़ा मामला है और सिरमौर के 5 जीरो हम कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, जो आपके पास अपनी सीटें थी वो भी आपने खो दी। एक सीट आप इसलिए जीत गए कि वहां पे कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जबरदस्त बगावत कर दी थी। अगर गंगूराम मुसाफिर नहीं होते तो अध्यक्ष जी के अपने घर की सीट भी हार जाती, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी स्थिति में किसी के सिर पे ठीकरा फोड़ देना, हो सकता है ये फिलवक्ती राहत तो बीजेपी को दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस सिर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा उस सिर से भी खून रिसेगा, घाव रिसेंगे और वो बीजेपी के लिए नासूर बन जाएंगे। बहुत कुछ होने वाला है बीजेपी में, कोहराम मचने वाला है। कांग्रेस का कोहराम खत्म हो लिया, मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, कुछ लोग मंत्री बनने के लिए जोर लगा रहे हैं, वो लगाएंगे अभी थोड़े दिन और, लेकिन लौट के वो भी घर आ गए हैं। पता उनको भी चल गया है कि हाईकमान ने कुछ चीजें तय कर ली हैं। अब बीजेपी का हाईकमान भी कुछ चीजें तय करेगा। क्या करेगा क्या नहीं करेगा देखना होगा। क्या जगत प्रकाश नड्डा की क्लास लगेगी, क्या अनुराग ठाकुर पे गाज गिरेगी, या फिर ले दे के जयराम जी को ही ये सब झेलना पड़ेगा। देखिए कौन किसको झेलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए, थैंक यू वेरी मच। चर्चा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, आपका कोई सुझाव हो तो भी शेयर कर दीजिएगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है, पत्रकारिता का जो मैं राजनीति को कवर करता हूं, मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर के बजाय अगर बीजेपी कांगड़ा से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो उसके लिए लाभदायक रहेगा। अगर सतपाल सत्ती को, जिनका नाम चल रहा है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना है तो फिर बीजेपी का अगला अध्यक्ष कांगड़ा से होना जरूरी होता है, ताकि आप 2 संसदीय सीटों को बड़े आराम से टैकल कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जयराम ठाकुर ने मंडी को संभाला हुआ है, उनका अपना रुतबा है। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, सोच का फर्क है सिर्फ। वीरभद्र सिंह नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते थे, उन्होंने विद्या स्टोक्स को बना के रखा, उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को बनवाया,
उनका कद कम नहीं हुआ। आज भी हम लोग याद करते हैं कि वीरभद्र सिंह राजनीति की पूरी एक ग्रंथ थे। और जिस तरह के हाव भाव हमने पिछले 5 साल में उनके जीवित रहते हुए देखे जयराम ठाकुर के, हमें लगता है कि वो जयराम ठाकुर के प्रिय लोकप्रिय नेता थे, उनके प्रिय पॉलिटिशियन थे। ऐसे में क्या जयराम ठाकुर ने वहां से कुछ सीख लेकर इस तरह से मन बनाया है कि वो नहीं बनेंगे, किसी और को बनाएंगे? मन बड़ा करने की बात है, बाकी सब तो बात की बात है। देखिए क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, लक्की शर्मा जी, रूबी पठानिया जी, प्रीतम चंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।